हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज हम लोग बात करेंगे सिविल फिफ्थ सेमेस्टर का। और सिविल फिफ्थ सेमेस्टर में खास करके हम बात करेंगे हाईवे, जो आप लोग को पढ़ना है, जो सब्जेक्ट है एक हाईवे ट्रांसपोर्टेशन जिसे भी कह सकते हो, उसे पढ़ना है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं अमन सर। और अमन सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किए थे और सिविल ब्रांच था इनका। फिर उन्होंने खुद से गेट क्वालिफाई करके और पटना एनआईटी कॉलेज से एमटेक इनका क्लियर हो चुका है। ख़ास बात यह है कि इनका एमटेक में जो मेन पेपर था हाईवे ही था, इसीलिए आपको इनके द्वारा बहुत अच्छा नॉलेज, डीपली विस्तार से नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप लोग हाईवे पढ़ना चाहते हैं तो सजेस्ट करेंगे इनसे ज़रूर पढ़िए। अभी आपको पढ़ाने के लिए आएंगे, देखिए इनका। और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए तो आपको अच्छा से समझने को मौका भी मिलेगा। तो अमन सर आपको आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमन है और मैं आप लोगों को हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, जो कि पॉलिटेक्निक के फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। मैंने अपना बीटेक भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर से 2015-2019 में किया है और उसके बाद मैंने गेट का एग्ज़ाम पास करके एमटेक एनआईटी पटना से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ही किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी नॉलेज मेरे पास है वो आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बेसिकली 2 पार्ट से 3 पार्ट मिलके बना होता है। इसमें एक हाईवे इंजीनियरिंग है, एयरप्लेन इंजीनियरिंग है और तीसरा है रेलवे इंजीनियरिंग। बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हाईवे इंजीनियरिंग है, इसीलिए हम लोग की जो पढ़ाई होगी वो आप लोगों के हाईवे इंजीनियरिंग को लेकर केंद्रित होगी। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या है। अगर हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग का वह पार्ट जो कि वो रोड किसी भी तरीके का हो सकता है। हाईवे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट रोड हो सकता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो सकता है, विलेज रोड हो सकता है और डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं रोड्स के, जैसे कि बिटुमिनियस रोड हो सकता है, कंक्रीट रोड हो सकता है और रोड्स के कितने अलग अलग के टाइप्स हैं वो सब हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग फिलहाल ये समझते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम लोग रोड की बात करेंगे, उसके अलावा रोड के जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है उसके बारे में बात करेंगे, उसके अलावा हम लोग एक्सीडेंट्स पे बात करेंगे, उसके अलावा हम लोग पेडेस्ट्रियन यानी कि जो पैदल यात्री है उनके ऊपर बात करेंगे और मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ड्राइवर के बिहेवियर के बारे में भी बतलाऊँगा। हमारा टॉपिक का हमारे जो सिलेबस का पहला पार्ट है उसमें है कि व्हाट इज़ हाईवे और व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ हाईवे इन इंडिया। तो हम लोग सबसे पहले हाईवे इंजीनियरिंग की हिस्ट्री पे बात करेंगे। हिस्ट्री इंडिया में हाईवे इंजीनियरिंग की हिस्ट्री से पहले हम लोग अगर पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में जानने जाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि सबसे पहले 2000 ईसा पूर्व में यानी कि 2000 बीसी में रोमन्स ने पहली बार रोड की परिकल्पना की थी। उनके जो रोड्स थे उनमें 3 खूबियाँ थी। पहले खूबी क्या थी, जो रोड्स थे वो स्ट्रेट बनाए जाते थे। दूसरा, उनमें ग्रेडियंट नहीं होता था। तीसरा, जो रोड का थिकनेस था वो करीब 1 मीटर तक होता था। अब इस 3 पॉइंट में हम लोगों को 3 चीज़ दिखाई पड़ता है। पहला क्या है, पहला है कि रोड हमारा स्ट्रेट होता था, दूसरा ग्रेडियंट नहीं होता था और तीसरा रोड का थिकनेस 1 मीटर है। तो रोड स्ट्रेट होता था, इसका क्या मतलब है। अभी हम लोग जब भी कहीं भी रोड कंस्ट्रक्शंस देखते हैं तो रोड कहीं पे कर्व होता है। कर्व क्यों होता है,
इसके पीछे कुछ ज्योमेट्रिक कारण भी हो सकता है और दूसरा ये भी कारण हो सकता है कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, या फिर किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को के थ्रू हम लोग रोड को नहीं ले जा सकते हैं। तो उन परिस्थितियों में हम लोगों को रोड को बेंड करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। कहीं नदी है तो रोड को हमें उसी अनुसार से घुमाना पड़ेगा। लेकिन जो 2000 ईसा पूर्व में 2000 BC में जो रोड्स बनते थे वो स्ट्रेट सी बनाया जाता था, उसके अलावा उनमें ग्रेडियंट नहीं होता था। अब ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट का यही मतलब है कि रोड का जो हाइट है वो अगर प्लेन सरफेस से ऊंचा या नीचा हो तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे अगर मान के चलते हैं ये हमारा कोई एक ब्रिज है और इस ब्रिज पे हम लोगों के अपने व्हीकल को चढ़ाना है, तो ये जो थीटा होगा यही हम लोगों का ग्रेडियंट कहलाता है। तो जो रोमन्स के रोड हुआ करते थे उन रोमन रोड में ग्रेडियंट का कोई महत्वता नहीं था। और तीसरा क्या था कि जो रोड हमारा होता था उसे ज़मीन का जो ऊपरी भाग है मिट्टी का उसको कोड़ के हटाया जाता था और उसके बाद जो रोड के थिकनेस को हम लोग 1 मीटर मानते थे। तो पहली दफ़ा पूरे दुनिया में रोमन्स ने ही 2000 ईसा पूर्व में रोड्स की परिकल्पना की थी। उसके बाद अगर हम लोग भारत की बात करें तो इंडिया में भी जो रोड्स है उनकी पहली हिस्ट्री हम लोगों को मोहनजोदारो के और हड़प्पा के समय की मिलती है, जो कि 25 से 30 ईसा पूर्व की है। उसके अलावा जो सम्राट अशोक है उन्होंने भी अपने समय में रोड्स को बनवाया था। हम लोग इन सभी चीज़ों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में आज पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आज तक क्या काम हुआ और किस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग आज जो हमारा रोड का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI है या फिर इंडियन रोड कांग्रेस IRC है, वो उस जगह तक हम लोग किस तरीके से पहुँचे ये हम लोगों को समझना ज़रूरी है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्राचीन भारत में एंशिएंट इंडिया में हम लोग मोहनजोदारो और हड़प्पा के समय हम लोगों को रोड का रिमेन्स मिलता है, खुदाई के समय मिला है। उसके अलावा जो मुगल पीरियड था इंडिया का, उस समय हम लोगों का रोड का नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो गया और उसी बीच में शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया जिससे कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो काफ़ी अच्छा हुआ और इंडिया का इकोनॉमी मेडाइवल भारत में मध्यकालीन भारत में काफ़ी अच्छा हो गया। अगर हम लोग ब्रिटिश काल की बात करें तो जब शुरुआत में जब ब्रिटिश भारत में 1800 ईस्वी के आसपास जब भारत में उनका वर्चस्व बढ़ने लगा तो उन्होंने रोड्स के मेंटेनेंस के लिए ब्रिटिश मिलिट्री इंजीनियरिंग की जो उनके देश में था उन्हीं को यह कार्यभार सौंप दिया कि भारत में ब्रिटिश मिलिट्री इंजीनियरिंग के माध्यम से ही भारत के रोड्स का रख रखाव होगा। लेकिन जो ब्रिटिश मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लोग थे उन लोगों के पास अपना मिलिट्री का काम के अलावा सिविल कामों को देखने का ज़्यादा समय नहीं था, इसीलिए समय के साथ इंडिया के रोड्स की स्थिति दिनों दिन खराब होती चली गई। फिर अगर उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो ब्रिटिश काल में ही लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया में CPWD की स्थापना की, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की और उसके बाद इंडिया में रोड्स को लेके एक आम राय बन गई कि रोड्स के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। उसी परिस्थिति में जब बात आगे बढ़ने लगी तो 1928 में जयकर कमेटी आई। जयकर कमेटी 1928 में जयकर कमेटी का गठन किया गया और जयकर कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, उनमें से कुछ रिकमेंडेशंस को माना गया और जब हम आगे देखेंगे तो 1943 में इन्हीं रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाते हुए नागपुर रोड प्लान तैयार किया गया और फिर उसके आगे फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो आया। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, जयकर कमेटी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जयकर कमेटी से ही नागपुर रोड प्लान का एक बेस तैयार होता है, इसीलिए हम लोग जयकर कमेटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जयकर कमेटी ने ये कहा कि जो रोड्स, भारत के जो रोड्स होंगे उनको बनाने का काम
सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बिकॉज प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन नॉट एफोर्ड इट। 1928 में जयकर कमेटी आई, उन्होंने ये कहा कि रोड बनाने का काम केंद्र सरकार को दे दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार या फिर जो उस समय जो प्रिंसली स्टेट राज्य रजवाड़े थे उनसे रोड बनाने का काम नहीं हो सकता है। तो जयकर कमेटी ने पहला जो रिकमेंडेशन क्या दिया, उन्होंने पहला रिकमेंडेशन यही दिया कि रोड बनाने का काम हम लोग केंद्र सरकार के ऊपर सौंप देंगे। दूसरा उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, अगर हम लोग दूसरे रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो उन्होंने दूसरा रिकमेंडेशन ये किया, एक एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ रोड के ऊपर केंद्रित हो। तो उन्होंने क्या कहा कि एक्स्ट्रा टैक्स इज टू बी टेकन बाय नेम ऑफ सेंट्रल रोड टैक्स। उन्होंने क्या कहा, रोड के मेंटेनेंस के लिए एक हम लोग सेंट्रल रोड टैक्स का एक अलग फंड बनाएंगे। जिस तरीके से आप लोग अभी देखते हो कि हम लोग रोड टैक्स देने के अलावा रोड के मेंटेनेंस के लिए अभी हम लोग टोल टैक्स देते हैं, तो उस जमाने का टोल टैक्स हम लोग इसे समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा टैक्स होता था जो कि सिर्फ और सिर्फ रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाता था। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि एक सेमी टेक्निकल बॉडी बनाया जाए, सेमी टेक्निकल बॉडी बनाया जाए टू लुक आफ्टर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ रोड। क्या कहा उन्होंने कि एक सेमी टेक्निकल बॉडी बनाया जाए जो कि रोड के इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स को देखे। और आगे जाके हम लोग देखेंगे कि जो जयकर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, रिकमेंडेशन नंबर 3 की अगर हम बात करें, एक सेमी टेक्निकल बॉडी बनाया, और यही इसी सेमी टेक्निकल बॉडी का नाम बाद में जाके IRC पड़ता है। जबकि जो कि हम लोगों के रोड डिजाइन में हर जगह हम लोग पढ़ेंगे तो IRC का रिकमेंडेशन ही पढ़ेंगे, जिसे IRC को हम लोग बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। उसके अलावा उन्होंने चौथा रिकमेंडेशन उन्होंने ये दिया कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ रोड के डेवलपमेंट का काम देखेगा। टू वर्क ऑन डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। तो 1928 में जो जयकर कमेटी थी, जयकर कमेटी के यही सब रिकमेंडेशंस थे, जिन रिकमेंडेशंस को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो उन्होंने जो लास्ट रिकमेंडेशन ये दिया कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, जिसको कि हम लोग सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ताकि वो जो रोड्स में जो इंजीनियरिंग में जो नए नए डेवलपमेंट्स है उनके ऊपर ध्यान दें। और इन्हीं बातों को जयकर कमेटी की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए नागपुर रोड प्लान बनाया गया, जो कि हम लोगों का बेसिक है हाईवे इंजीनियरिंग का, और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही है। ये सिर्फ पॉलिटेक्निक के नहीं, ग्रेजुएशन के नहीं, बल्कि कमीशंस के भी एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस का काफ़ी महत्व होता है कि डिस्कस अबाउट नागपुर रोड प्लान, और नागपुर रोड प्लान है क्या। तो हम लोग अब बात करेंगे नागपुर रोड प्लान की, कि नागपुर रोड प्लान क्या है और इसके रिकमेंडेशंस क्या थे, और इससे भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो हाईवे था, उसमें किस तरीके का व्यापक सुधार हुआ। तो नागपुर रोड प्लान 1943 में
आया। और नागपुर रोड प्लान के अंदर जो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन ये था कि जो रोड्स है, भारत के रोड्स, उनका डेंसिटी 16 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि एक एरिया है, मान के चलते हैं ये एक एरिया है, और इस एरिया एक लैंड है या एक मतलब कि कोई एक एरिया है, इसका एरिया मानते हैं हम लोग 100 किलोमीटर स्क्वायर है। आप इस तरीके से मान लेते हैं कि 10 गुना 10 का है, 10 किलोमीटर गुना 10 किलोमीटर का है। कोई एक एरिया है, यहाँ कितना है, 10 किलोमीटर बटे 10 किलोमीटर का है। अब इस पूरे एरिया में जो रोड्स होगा वो कम से कम 16 किलोमीटर का होगा। कम से कम कितना का होगा? ये रोड्स है, ये भी रोड है कोई, और ये भी कोई रोड है। तो इन तीनों रोड का जो हम लोग एरिया जब लेंथ जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होना चाहिए? कम से कम 16 किलोमीटर। तो नागपुर रोड प्लान ने क्या कहा कि ये एक 20 साल का प्रोजेक्ट है। 20 साल के अंदर जो है भारत के किसी भी एरिया में जो कि 100 किलोमीटर स्क्वायर का है, उसके अंदर कम से कम 16 किलोमीटर के रोड होने चाहिए। तो इसी को अगर हम लोग अपने भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं कि इट वाज अ 20-year प्लान फॉर मेकिंग 16 किलोमीटर रोड पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि जो रोड हम लोग बनाएंगे, उस रोड को बनाने का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न होगा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे स्टार एंड ग्रिड पैटर्न क्या होता है, लेकिन जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स में तो हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे क्लास। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रोड होता है जो कि एरियल रोड होता है। एरियल रोड मतलब क्या हुआ कि बीच में किसी एक पॉइंट से सारा एरिया मिलता जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरियल रोड। सिमिलरली हम लोग सर्कुलर रोड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सर्कुलर रोड। सिमिलरली हम लोग जो है स्टार पैटर्न रोड पढ़ सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग टाइप के रोड्स पढ़ेंगे। तो नागपुर रोड प्लान ने क्या कहा था? नागपुर रोड प्लान ने ये कहा था कि हम लोग जो रोड बनाएंगे, इस रोड का पैटर्न क्या होगा? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न होगा। रोड्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न। अब स्टार एंड ग्रिड क्या है? तो ग्रिड होता है जैसे जो भी रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसको हम लोग बोल दीजिए ग्रिड। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रिड। ये हो गया ग्रिड, और इसमें स्टार लगा दीजिए। एक तरह से देखिए ये क्या है? स्टार बन गया रहा है ना। हो गया स्टार। तो रोड इसी पैटर्न से बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर होता है। मान के चलते यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे दुकान है, यहाँ सिनेमा हॉल है, तो हर एरिया को हम लोग इसके थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। और जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ेगी उसी अनुसार से अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, उसी अनुसार से डेवलपमेंट होगा एरिया का, और उसी अनुसार से उस देश की इकोनॉमी में बूम अप करेगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, किसी एक दो गांव का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। किसी गांव में रोड अच्छा और किसी गांव में रोड खराब है। तो जिस गांव में रोड अच्छा है उस गांव में देखिएगा आपकी सारी सुविधाएं धीरे धीरे पहुंच गई है। वहां आपको जाने के लिए जो है ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, रिक्शा मिल जाएगा, मोटरसाइकिल का संख्या ज़्यादा हो जाएगा। जब मोटरसाइकिल का संख्या ज़्यादा होगा तो लोग मार्केट से आना जाता ज़्यादा करेंगे, इकोनॉमी उसी अनुसार से क्या होगा? बूम अप करेगा। तीसरा क्या था कि जो रोड बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया। ये किस में था? नागपुर रोड प्लान का है। लेकिन ध्यान दें, ये रिकमेंडेशन किसने दिया था? ये रिकमेंडेशन दिया था जयकर कमेटी ने। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि जयकर कमेटी पढ़ना ज़रूरी है। तो नागपुर रोड प्लान में क्या हुआ कि रोड कंस्ट्रक्शन
is to be given to सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला उन्होंने कि जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है वो अब केंद्र सरकार के हाथों में दे दिया जाएगा और राज्य सरकारों को रोड बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए उनसे यह काम हटा लिया गया। उसके अलावा क्या था कि एक सेमी टेक्निकल बॉडी बनाया जाएगा, सेमी टेक्निकल बॉडी जिसका नाम क्या रहेगा, IRC। इस बात को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, IRC। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस। क्या बोलते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना की गई और इंडियन रेस रोड कांग्रेस क्या कर रहे थे, का काम क्या था कि जितने भी हम लोगों का रोड को लेकर टेक्निकल बातें हैं, रोड का एलिवेशन क्या होगा, सुपर एलिवेशन क्या होगा, रोड का ग्रेडियंट क्या होगा, लिमिटिंग ग्रेडियंट होगा वहाँ पे कि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होगा, मैं जो भी टर्म अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ उन सारों का हम सारे के सारे टर्म्स को हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो नागपुर रोड प्लान ने क्या कहा, एक सेमी टेक्निकल बॉडी बना देंगे और उस सेमी टेक्निकल बॉडी का नाम क्या रहेगा, IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। इसके अलावा नागपुर रोड प्लान ने क्या किया कि नागपुर रोड प्लान के अंतर्गत रोड्स को 5 तरह के रोड में बांट दिया गया। अभी जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कहीं पे नेशनल हाईवे NH है, कहीं पे स्टेट हाईवे SH है। सिमिलरली नागपुर रोड प्लान ने क्या किया कि रोड्स को कितने कैटेगरी में बांटा, 5 कैटेगरी में। कैटेगरीज कितने कैटेगरी में बांटा है, 1 2 3 4 5 कैटेगरी में बांट दिया। पहले कैटेगरी को क्या कहा उन्होंने, नेशनल हाईवे। दूसरे को क्या कहा, स्टेट हाईवे। तीसरे को क्या कहा उन्होंने, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। चौथे को क्या कहा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। और 5वें को क्या कहा, विलेज रोड्स। एक बात और जो हम लोगों को सीखना चाहिए कि जब भी आप लोग सेमेस्टर के पेपर लिखते हैं या किसी भी एग्ज़ाम का रिटन पेपर लिखते हैं तो सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और उसके अलावा जब इंजीनियरिंग का पेपर लिख रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग के पेपर्स को पॉइंट्स में लिखिए। पॉइंट्स में लिखने से क्या होगा कि टीचर को कॉपी चेक करने में सहूलियत होगा और 10 नंबर का क्वेश्चन अगर हम 5 पॉइंट लिखते हैं तो 5 गुना 2 10 नंबर मिल जाएगा। अगर आप 4 पॉइंट हैं 4 गुना 2 8 नंबर मिल जाएगा। अगर उसी को आप पैराग्राफ में लिखते हैं, कम से कम मैं सिर्फ इंजीनियरिंग पेपर की बात कर रहा हूँ, तो टीचर को पढ़ने में हो सकता है थोड़ा सा क्लमजी लगे और इस फॉर्मेट जब हम लिखेंगे तो टीचर को सीधे दिख जाएगा कि हाँ स्टूडेंट को 5 तरह के रोड्स के बारे में पता है। तो नागपुर रोड प्लान ने क्या किया कि रोड को 5 कैटेगरी में बांट दिया। पहला कैटेगरी क्या था, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे मतलब वैसे हाईवे जो कि देश के विभिन्न मेजर प्लेसेस को जोड़े, उसको हम लोग क्या बोलते थे, नेशनल हाईवे। जिसमें नागपुर रोड प्लान आया था उस समय नेशनल हाईवे की परिकल्पना यह थी, उसका मतलब उसका फोकस इस बात पे हुआ करता था कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो सिटीज़ हैं, जिस तरीके से उस समय नेशनल इंपॉर्टेंस के सिटी क्या क्या हुआ करते थे, जैसे कि पटना था, दिल्ली था, लखनऊ था, प्रयागराज इलाहाबाद जिसे कहते हैं वो था, बम्बई था, अहमदाबाद था, उन प्लेसेस को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवेज का गठन किया गया। उसके अलावा क्या था, स्टेट हाईवेज था। स्टेट हाईवेज वैसे हाईवेज को कहा गया जो कि 2 स्टेट्स के बीच में कनेक्टिविटी को दुरुस्त करते थे। तीसरा का क्या, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो मेजर रोड है, 2 तरह डिस्ट्रिक्ट के रोड्स को 2 तरीके से बांटा गया। पहला क्या गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और दूसरा क्या कहा गया, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स वैसे डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो कि सिटीज़ के जो एक जिला था उसके पेरिफेरी को यानी आउटर साइड को यानी कॉर्डर लाइन को जोड़ते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। उसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स वे थे जो कि
जो डिस्ट्रिक्ट थे उसको इंटरनली और सब डिविजनली करके जोड़ते थे, उसको हम लोग कहते थे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और उसके अलावा जो फिफ्थ था वो था हम लोगों का विलेज रोड्स। विलेज रोड्स क्या था कि वैसे रोड जो कि गाँवों को जोड़ते थे। अब इस टॉपिक में सबसे सोचने वाली बात यह है कि नागपुर रोड प्लान ने 5 तरह से ही रोड को क्यों डिवाइड किया। अब 5 तरीके से रोड को डिवाइड करने के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ मोटिव होगा सरकार का, उस समय की सरकारों का। तो सबसे पहला ये था कि जब हम लोग रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो रोड का कंस्ट्रक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि उस जगह की कैपेसिटी क्या है ट्रांसपोर्टेशन को लेने की, उस जगह का इकोनॉमिक वैल्यू क्या है कि वो ट्रांसपोर्टेशन को या उस हाईवे को वहाँ पे सपोर्ट कर पाए। तो और उसी अनुसार से जो रोड का लाइफ होता है, लाइफ भी डिटरमाइन करता है कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो नेशनल हाईवेज और विलेज रोड्स दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, दो एक्सट्रीम पॉइंट, एक फर्स्ट एक लास्ट है। तो सबसे कम कॉस्ट आता था विलेज रोड्स बनाने में और सबसे ज़्यादा कॉस्ट आता था नेशनल हाईवे बनाने में। नेशनल हाईवे को बनाने के लिए परफेक्ट ज्योमेट्री, परफेक्ट इंजीनियरिंग का हेल्प लिया जाता था, जबकि विलेज रोड बनाने के लिए लेमन टर्म्स का यूज लिया जाता था। नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी ज़्यादा थी, स्पीड ज़्यादा था, जबकि विलेज रोड्स की कनेक्टिविटी कम थी और स्पीड भी कम था। उसके अलावा नेशनल हाईवे में ज्योमेट्रिक फीचर्स का पूरा ध्यान रखा जाता था, ग्रेडियंट क्या होगा, सुपर एलिवेशन क्या होगा, कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाएगा। लेकिन विलेज रोडों में इन चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता था। जो भी एग्रीगेट्स थे, एग्रीगेट बोले का मतलब होता है कि वैसा मटेरियल जिससे कि रोड, जैसे बिटुमन हो गया यानी अलकतरा जिसे आप कहते हैं, स्टोन्स हो गया, स्टोन चिप्स हो गया, है ना। उसके अलावा हम लोग जो बेस तैयार करते हैं, सब ग्रेड बेस होता है, उसके लिए जो क्लिंकर्स वगैरह चाहिए हमें, तो उन सबों को नेशनल हाईवे बनाने में अलग जगह से इंपोर्ट किया जाता था और सब जगह से इंपोर्ट किया जाता कि बेस्ट मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हो पाए और हम लोगों का नेशनल हाईवे एक बेस्ट मटेरियल का बन पाए, ताकि उसका लाइफ अच्छा हो, स्पीड ज़्यादा हो, कनेक्टिविटी ज़्यादा और इकोनॉमिक कंसिडरेशन उसका ज़्यादा हो जाए। बट विलेज रोड्स में जो भी मटेरियल का इस्तेमाल होता था वो जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होते थे, अगर वो मटेरियल ज़्यादा स्ट्रांग नहीं भी है तो भी हम लोग उसको वहाँ लगा देते थे, क्योंकि विलेज रोड का इकोनॉमिक कंसिडरेशन कम था और उसकी वैल्यू भी कम थी। तो मेजरली हम लोगों का जो नागपुर रोड प्लान है वो रोड को इन्हीं 5 कैटेगरीज में बांटता है। हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इन इंडिया। इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इन इंडिया। इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इन इंडिया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में, हम लोग मान के चलते हैं कि सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली बात यह है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, बट यूएसए या अमेरिका क्या है, डेवलप्ड नेशन है। तो हमारे यहाँ जो रोड का जो यूज़ है, पैटर्न है, वो अमेरिका के रोड के यूज़ पैटर्न से काफ़ी अलग है। तो इसीलिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवेज इन इंडिया। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इट इंप्रूव्स कनेक्टिविटी अमॉन्ग डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। क्या हुआ इसका मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि भारत के विभिन्न जो पॉइंट्स है, विभिन्न जो कोना है, उन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने का काम क्या करता है, हाईवे। कनेक्टिविटी का क्या मतलब, कनेक्ट करना, कनेक्ट मतलब जोड़ने का काम करता है। दूसरा क्या है, इट joins together the isolated markets of country। क्या हुआ इसका, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंडिया में जो मार्केट्स हैं, जैसे आप ध्यान देंगे आपके गांव के चौक पे एक मार्केट होगा और उस दूसरा मार्केट जो है आपके जिला मुख्यालय में होगा। तो इन दोनों मार्केट्स के बीच में जो कनेक्टिविटी का काम है वो काम क्या करता है, रोड करता है। वो क्या करता है, हाईवे करता है। तो इससे ये फायदा होता है कि जो
एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोग जो है नॉर्थ बिहार में चले जाते हैं तो नॉर्थ बिहार में मखाने का खेती होता है, जैसे कटिहार हो गया, सहरसा हो गया, इन इलाकों में मखाने का खेती होता है। लेकिन वहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने के कारण उस मखाने की खेती को बहुत औने पौने दामों में बेचना पड़ता था। अब क्या हो रहा है कि पटना में हम लोग कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगा देते हैं, तो अगर हमारा कटिहार से पटना के बीच रोडवे का कनेक्टिविटी अच्छा हो जाए तो रॉ मटेरियल हम कटिहार से उठाएंगे और पटना में हम लोग जाके उसको जो है प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस मतलब मखाना को पैकिंग कर। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जो मक्का होता है, उसी मक्का हम लोग अगर सहरसा से मक्का उठाते हैं और पटना में उसको पॉपकॉर्न बना के पैक करके बेच देते हैं, तो यानी कि उसी चीज़ का वैल्यू ऑफ एडिशन हो जाएगा। तो वो कैसे हो रहा है? इट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग द आइसोलेटेड मार्केट्स ऑफ द कंट्री। तीसरा क्या है कि रोड्स प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। डोर टू डोर सर्विस यानी कि रोड क्या कर रहा है कि डोर टू डोर सर्विस कर रहा है। रेलवेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेलवे में क्या है, आपको वहां से प्लेटफॉर्म जाना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म जाने के बाद वहां से ही आप ट्रेन को पिकअप कर पाइएगा। लेकिन रोडवेज में क्या है, रोडवेज जो है आपके घर तक जो है सुविधा प्रोवाइड कराती है। तो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ रोडवेज। चौथा क्या है, दे आर easier टू कंस्ट्रक्ट। रोड क्या है, रोड का कंस्ट्रक्शन करना आसान है। किसके कंपैरिजन में? रेलवे के कंपैरिजन में और एयरपोर्ट के कंपैरिजन में। तो रोड्स को बनाना क्या है, बहुत ही आसान है। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे अभी भी हम लोगों को डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, उन जगहों पे हर जगह रेलवेज को ले जाना पॉसिबल नहीं है। और उसी लिए हम लोग क्या करते हैं कि रोडवेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। दे आर इजियर टू कंस्ट्रक्ट। चौथा क्या है, दे कैन टर्न ईजिली। ये क्या है, ईजिली टर्न कर सकते हैं। इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में जो हम लोग का ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो कहीं पे हम लोग पहाड़ देखते हैं, माउंटेन, कहीं पठार देखते हैं, कहीं प्लेटू, कहीं पे फ्लड देखते हैं जैसे कि बिहार, कहीं पे हम लोग जो है कोस्टल एरियाज देखते हैं यानी कि समुद्री तट देखते हैं, और कहीं पे डिजर्ट है जैसे कि राजस्थान। तो इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और हर जगह जो है रेलवेज और एयरपोर्ट्स बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है। जैसे अभी आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो है अभी भी रेलवे का कनेक्टिविटी बहुत कम है, बट उन जगहों पे रोडवेज का कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। जैसे हमारे अगर हम लोग बिहार के अगर उत्तरी बिहार में चले जाते हैं या नॉर्थ बिहार में चले जाते हैं तो नॉर्थ बिहार में रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर फ्लड्स हर साल आता है और रेलवे के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा खर्च पड़ता है। इन कंपेरिजन टू डैट रोड के कंस्ट्रक्शन में खर्च कम पड़ जाता है, रेलवे से के कंस्ट्रक्शन में खर्च ज़्यादा पड़ता है और रोड के कंस्ट्रक्शन में खर्च कम पड़ता है। और उन्हें बनाना भी क्या होता है, आसान होता है। दे कैन टर्न इजिली। टर्न इजिली क्या मतलब, रोड में जो मोड़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोड ऐसे जा रहा है तो हम लोग रोड को आराम से टर्न कर सकते हैं ना, तो इसलिए क्या लिखा है, दे कैन टर्न इजिली। रोड्स का जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है। चौथा क्या है कि it helps in connecting other modes of transportation। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हम भी लिख ही देते हैं, it binds the culture of India and promotes unity ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि अगर आपको रेलवे स्टेशन में जाना है तो किस मोड का आप यूज़ करते हैं, रोडवे का यूज़ करते हैं। अगर आपको जो है हवाई अड्डा जाना है, एयरपोर्ट जाना है, तो आप किसका यूज़ करते हैं, रोडवे का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक अगला यूज़ क्या है कि इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग अदर मोड्स ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट क्या है, लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ें, इट बाइंड्स द कल्चर ऑफ इंडिया। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के कल्चर हैं, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, और रोडवेज जो है, जब ब्रिटिश का ज़माना था उस ज़माने में भी रोडवेज जो है हमारे डिफरेंट कल्चर को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल आप लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग उत्तर बिहार में देखें तो मैथिली बोला जाता है, भागलपुर में अंगिका बोला जाता है, सहरसा में ठेठी बोला जाता है, बक्सर और आरा में भोजपुरी बोला जाता है। और सिमिलरली इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कल्चर है। जैसे कि हम लोग देखेंगे पश्चिमी भारत में जो है आपको गणेश चतुर्थी मनाया जाता है और अपने बिहार में छठ मनाया जाता है। तो इन सारे कल्चर्स को कनेक्शन का काम कौन करता है, रोडवेज करता है। किस तरीके से करता है कि यहाँ के लोग माइग्रेट होकर कहीं और चले जाते हैं, वहाँ के लोग माइग्रेट होकर इंडिया आ जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हम लोगों का कल्चर बूस्टअप होता है। अब एक बात हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को जब क्वेश्चंस याद करना होगा, जब भी इन पॉइंट्स, जैसे इसमें हम लोग 6 पॉइंट लिखा है और इन 6 पॉइंट्स को याद करना मुश्किल होता है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जैसे इस पहले पॉइंट में लिखते हैं, इट्स हेल्प इन कनेक्टिंग अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कनेक्टिंग अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। इट बाइंड्स कल्चर, तो बाइंड्स द कल्चर। थर्ड देखिए, इट प्रमोट्स डोर टू डोर सर्विस। तो क्या इसमें डोर टू डोर सर्विस। चौथा क्या है, दे आर इजी टू कंस्ट्रक्ट, तो इजी टू कंस्ट्रक्ट, दे कैन टर्न इजिली, टर्न, यानी कि आप अगर यही 5 वर्ड्स याद करेंगे तो आपको सारा 5 पॉइंट याद है। पहला क्या है, टर्न इजिली, हम लोग समझ जाएंगे अच्छा रोड अच्छे से आराम से मुड़ सकता है। अगला पॉइंट, इजियर टू कंस्ट्रक्ट, यानी इसको कंस्ट्रक्ट करने में क्या है, आसान है। तीसरा क्या है, डोर टू डोर सर्विस। तो जैसे बोलेंगे डोर टू डोर सर्विस कौन दे पा रहा है, तो हाईवे दे पा रहा है। रेलवे हमारा डोर टू डोर सर्विस देगा, नहीं देगा। क्या आपके घर के बाहर रेलवे आएगा, नहीं आएगा। तो डोर टू डोर सर्विस कौन दे रहा है, रोडवे दे रहा है। इट बाइंड्स द कल्चर। और पांचवा क्या हम लोग बोले, कनेक्टिंग अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, आज तो बहुत बेसिक था, फर्स्ट क्लास था, और समय के साथ हम लोग इसमें डेवलपमेंट करेंगे। ऑनलाइन मोड में पढ़ाना मेरे लिए भी बहुत नया है, इसलिए मैं भी सीख रहा हूँ। तो समय के साथ इसमें भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। और आज बेसिक क्लास था, फर्स्ट क्लास था, और इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी का पार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे जब जाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। और इसमें हम लोग फिर जब आप लोग रोड अपने, फिर हम आपको ये भी सिखाएंगे कि जब आपने आस पड़ोस के हाईवेज़ को देखते हैं और उन चीज़ों को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग जो पढ़ते हैं अभी वो सच में रोड्स पे इस्तेमाल होते हैं। इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट ये भी है कि हम लोग जो किताबों में पढ़ रहे हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, वो अगर हम लोगों को सामने नहीं दिखे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हम लोग उन्हीं चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएँ तो उसे भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कि इस तरीके से पढ़ाएँ, तो कि ताकि जो भी हम लोग पढ़ें वो आगे जो पार्ट्स है जो हम लोगों के पास जो भी रोड्स है आस पड़ोस में, उनमें ये हम लोगों को दिखाई पड़ जाए। और जो भी मैंने आप लोगों को नोट्स लिखा है, इसका इलोबरेटेड वर्जन यानी कि जो डिटेल है वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।